नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहाँ जीएस स्पेशल की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो आज क्लास 10 होगी इसकी। इस सीरीज़ में हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चंस लेखपाल, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट आदि एग्ज़ाम्स के लिए एक समान ही बेनिफिशियल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो क्लासेस हैं डेली आपके लिए शाम को 6 बजे लाई जाती है और इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो न्याग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के बीच स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, आप देखेंगे इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो न्याग्रा जलप्रपात जो है ईरी एवं ओंटारियो झील के बीच स्थित है। ये जलप्रपात जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ये यूएसए व कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी के पास न्याग्रा नदी पर स्थित है। ये यूएसए में न्यूयॉर्क और कनाडा में ओंटारियो शहर की सीमा के पास में स्थित है। तो हम कहेंगे न्याग्रा जलप्रपात जो है जिसकी ऊंचाई 167 फीट है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 167 फीट। 167 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। ये कहाँ स्थित है? ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दीवाने बंदगान तुगलक, दीवाने मुस्तगराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे और आंसर करेंगे कौन सा सही रूप से सुमेलित है। यहाँ पूछा गया है कौन सा सुमेलित है। तो हम देखते हैं दीवाने बंदगान जो है, दीवाने बंदगान इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तुगलक के द्वारा। ये क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दीवाने मुस्तगराज की जो स्थापना कराई गई थी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराई गई थी। तो ये क्या हो जाता है हमारा? इस प्रकार से ये गलत हो जाता है क्योंकि बलबन दिया हुआ है। दीवाने कोही की स्थापना भी तुगलक के द्वारा ही कराई गई थी। दीवाने कोही की स्थापना भी तुगलक के द्वारा ही कराई गई थी। इस प्रकार से ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगला, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज की जो स्थापना कराई गई थी ये बलबन के द्वारा कराई गई। इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई? बलबन के द्वारा कराई गई। और बाद में ये किसके समय विकसित रहा या इसने महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो हम देखेंगे जो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। तो एक बार देखेंगे सही सुमेलित कौन सा है? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान की जो स्थापना कराई गई ये किसके द्वारा कराई गई? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं ये प्रतिचक्रवात कहलाती हैं। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिया जो रोग है ये इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। फाइलेरिया रोग को हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। ये बुचेरिया बेनक्राफ्टी नामक परजीवी मच्छर के काटने से होता है। तो फाइलेरिया जिसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है ये बुचेरिया बेनक्राफ्टी नामक परजीवी मच्छर के काटने से होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो हम जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और उन्होंने इसकी रचना 1882 में की थी, 1882 में की थी। ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो जिस पुस्तक से लिया गया है उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और ये सबसे पहले कब गाया गया? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसे राष्ट्रीय गीत का जो दर्जा दिया गया ये कब दिया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हम जानते हैं नोबेल प्राप्त जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन हो जाते हैं? ये हैं आपके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है?
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, आंसर क्या हो जाएगा? ए, थारू जनजाति। मत्तविलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो मत्तविलास प्रहसनम जो है ये एक संस्कृत एकाकी नाटक है और ये 7वीं सदी में एक राजा थे महेंद्र वर्मन, उनकी रचना है। तो मत्तविलास प्रहसनम जो है संस्कृत का एकाकी नाटक है जिसकी रचना 7वीं सदी के राजा महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो हम देखते हैं जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किस अधिवेशन में रखा गया? 1929 के अधिवेशन में। 1929 के अधिवेशन में। ऐसे ही 11 सूत्रीय प्रस्ताव जो लॉर्ड इरविन से कुछ मांगे की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, वो कब की गई थी? 1930 में। जब ये पूरी नहीं हुई तो गांधी जी ने दांडी यात्रा करने के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया 1930। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो हम जानते हैं संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इनमें से भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। देखिए जो उपाधियों का अंत है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है, लेकिन ये क्या है? भारत रत्न या पद्म विभूषण क्या है? ये अलंकरण हैं, हम कह सकते हैं ये पुरस्कार हैं, ये एक उपाधि नहीं है। उपाधियों का अंत जो है वो किस में है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 21 में आप जानते हैं, अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 15 में किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने की मूल अधिकार प्रदान करता है। उनके साथ इस किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हवाला क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक बार देखेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार होता है। कैसा कारोबार? अवैध कारोबार, इलीगल बिजनेस जो होता है उसे क्या कहा जाता है? हवाला। आपने सुना होगा हवाला का पैसा, यानी अवैध कारोबार से कमाया हुआ पैसा। ये कुछ घास की भूमियाँ हैं, इन्हें सुमेलित करना है। ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले एक बार इन्हें हम खुद से ही सुमेलित कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम एक बार इन्हें खुद से सुमेलित करेंगे, उसके बाद एक तरफ घास की भूमियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है क्या दिया हुआ है? उनकी स्थिति। तो आप देखेंगे जो पंपास है, पंपास कहाँ पाई जाती हैं? ये अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद डाउन्स जो है, डाउन्स कहाँ से संबंधित है? तो डाउन संबंधित है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। स्टेपी जो है उत्तरी एशिया और प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रकार से देखेंगे, आपने ये मिलाया, ए को हमने 3 से मिलाया, बी को 2 से मिलाया, सी को 1 से मिलाया और डी को 4 से मिलाया। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो हम देखेंगे इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है ये कब शुरू की गई? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू की गई और लॉर्ड रिपन के समय यानी 1881 से इसे नियमित जनगणना बना दिया गया। तो इस जनगणना में नियमित अर्थात हर 10 वर्ष पर इसे कराया जाता है, जनगणना की जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1921। 1921 का जो वर्ष है ये क्या कहलाता है? महाविभाजक वर्ष कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें से देखेंगे कंप्यूटर की कुछ भाषाएं दी हुई हैं, जिनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कहलाती है? तो ये है आपकी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है इसे वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा भी कहा जाता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं। तो ये सभी जो फसलें हैं ये किससे संबंधित हैं? 3 पादप परिवार से। किससे? 3 पादप परिवार से। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो अमेरिका और रूस के बीच में जो परमाणु हथियारों की जो संधि होती है, इसे न्यू स्टार्ट है,
इसे कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इसे हाल ही में 5 साल के लिए बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसकी स्थापना की गई 1993 में, 1993 में। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया? तो हम जानते हैं जो रामप्पा मंदिर है इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर, ये दक्षिण भारत में स्थित एक शिव मंदिर है और यूनेस्को ने इसे 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कौन सा? 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। रामप्पा अथवा रुद्रेश्वर मंदिर जो है दक्षिण भारत में शिव मंदिर, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 जो विकसित राष्ट्रों का समूह है इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें भारत शामिल नहीं है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की मांगी थी? तो हम जानते हैं टीपू सुल्तान के द्वारा फ्रांसीसियों को इसने फ्रांस में दूतावास स्थापित कराए थे और फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान, जिसकी मृत्यु 1799 में हुई श्रीरंगपट्टनम में। और जो टीपू सुल्तान का राज्य था ये अंग्रेजों के शासन में चला गया। ये हैदर अली का पुत्र था और हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को पराजित किया। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में, ठीक हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, बिल्कुल ठीक। अन्नामलाई अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में है और ये हाल ही में चर्चा में है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे अन्नामलाई अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में क्यों है? आप लोग बताएंगे अन्नामलाई अभ्यारण्य जो है ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इसके बाद पेरियार अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में न होकर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके केरल में। तो ये केरल में स्थित है। तो इस प्रकार से कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ गलत पूछा गया था, ये वाला गलत हो जाएगा। पेरियार अभ्यारण्य जो है ये केरल में स्थित है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों का, अन्नामलाई अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में क्यों है? बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसे बीमा क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में ये घोषणा की गई और ये कितनी की गई है? 74%, 74%। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। 1935 के अधिनियम में सम्मिलित थे एक संघ को प्रावधान, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रांतों को स्वायत्त शासन देना, बिल्कुल ठीक। प्रांतों में द्वैत शासन, जो प्रांतों में द्वैत शासन था ये इसमें नहीं था, ये किस वाले में था? ये 1919 वाले अधिनियम में था। केंद्रीय विधायिका से संप्रभुता प्रदान करना, ये भी 1919। तो इस प्रकार देखेंगे हमारे कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के सामने और हमने देखा पहला और दूसरा ठीक था, तो इसके अनुसार जो आंसर होगा क्या होगा? ए। बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में, किस भाग में? भाग 5 में किया जाता है और ये अनुच्छेद 148 से 151 तक, अनुच्छेद 148 से 151 तक, भाग 5। चलिए तो एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये ठीक है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी ठीक है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये वाला क्या होगा? ये वाला गलत हो जाएगा। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है सेम उसी रीति से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को
राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते, इन्हें हटाने के लिए जो रीति अपनाई जाती है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली जो रीति होती है, सेम उसी रीति से इन्हें हटाया जा सकता है। चलिए, ऐसी ही सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।